हेलो जी। तो आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 4। अगर तुमने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूँगा। और आज हम थोड़ा सा अपस्किल करेंगे। और जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि आज मैं एक न्यू और फ्रेश हेयर कट के साथ आया हूँ, लेकिन शर्ट वही पुरानी है। उसकी रीज़न ये है कि तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं अफोर्ड कर पाऊँगा। तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं एक नई शर्ट अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ये टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन डेफिनेटली तुम मेरा चैनल देख रहे हो तो तुम्हें ये बिगिनर्स वाले लगेंगे। तो हम चीज़ों को आज मज़ीद आसान करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ी सी हम मज़ीद चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे लिस्ट और टेबल। अगर सीधी बात बताऊं तो टेबल एज सच इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो काम टेबल्स करते हैं वो कहीं बेहतर बाकी चीज़ें कर सकती हैं। लाइक डिव्स वगैरह जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ सिनेरियोज़ में। और मज़ीद हम इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे अभी वो हम उनको मतलब ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। तुम अभी नए हो, तुम्हें लाइब्रेरीज़ का नहीं पता। बेसिकली वो बिल्ट इन चीज़ें होती हैं हमारे पास, यानी कि आपको टेबल बने बनाए मिल गए, कहीं से आपने उनको यूज़ कर लिया आसान अल्फाज में। तो टेबल्स के सिनेरियो में ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। और बाकी लिस्ट जो है वो भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि अमूमन नैव बार्स या अमूमन जब हमने थोड़ा डाटा को ऑर्डर में लिखना होता है तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो पहले हम आते हैं जी लिस्ट की तरफ, और हम अपनी प्यारी वेबसाइट जो है W3 स्कूल, इस पे आएंगे। अगर तुम इस पर आओ तो तुम इस वक्त यहाँ पर 2 लिस्ट देख सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर तुम इसमें एक डिफरेंस देखो तो तुम्हें यही नज़र आएगा कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें उन्होंने हमें नंबर्स के हिसाब से कैटेगराइज किया है, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में डॉट्स लगे हुए। तो देखते हैं यार कि इनको हम कैसे बनाएंगे। तो हम अपने HTML वाले पेज की तरफ आते हैं और बॉडी में हम फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखते। तो एक दफ़ा हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे और देखेंगे कि ये बेसिकली हाँ ठीक है, कुछ नहीं। अभी फ़िलहाल हमारे पास पेज पे ये है। CSS में हमारी कोई सेटिंग भी अप्लाई नहीं हुई, सिर्फ हमने एक फ़ॉन्ट को ऐड किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, जैसे कि तुम ये लेफ्ट पर ही देख सकते हो, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास। तो उसके लिए क्या हो, जैसे कि नाम शो कर रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसका टैग होगा UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर तुम आइटम्स रखोगे। तो आइटम्स के लिए तुम लिस्ट का वर्ड यूज़ करोगे, लिस्ट, ठीक है। यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ आइटम 1। इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी करूँगा। तो तुम्हें मैंने एक शॉर्टकट बताया था, शिफ्ट ऑप्शन और डाउन एरो, या शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो, ठीक है। तो तुम इसको इस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी हम इसको जल्दी से चेंज कर लेते हैं। और अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी है। ये देखो, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये समझ लो कि ये एक डिव है और डिव के अंदर हमने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। सिंपल इज दैट। URL क्या कर रहा है कि इन तमाम लिस्ट को ग्रुप कर रहा है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल URL की जगह मैं अगर OL लिख देता हूँ तो यही पहले अगर 1 2 3 4 था तो अब ये डॉट्स में आ गया। तो सिंपल इज दैट। अब मैं OL के अंदर कोई भी चेंजिंग करूँगा तो वो लिस्ट के अंदर तमाम आइटम्स के अंदर वो चेंजिंग हो जाएगी। तो इसमें जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, इसमें हमारे पास ये है कि हम इसको और भी तरीक़ों से ऑर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा ऑर्डर है ये 1 2 3 4 में है। अगर तुम कहते हो कि मैं 1 2 3 की जगह मैं इसको ABC के लिहाज से ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ पर इसको एक एट्रीब्यूट दोगे टाइप A के नेम से। अब अगर तुम देखो तो ये ABCD के लिहाज से अरेंज हो गए। अगर तुम A को स्मॉल कर दोगे तो ABCD इस तरह हो गया। मैंने विंडोज़ थोड़ी सी साइड पे कर दी जाके तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी सी समझना इजी हो जाए। अगर तुम यहाँ पर आई लिख देते हो तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर पाऊँ, हमारे पास इस वक्त रोमन नंबर्स में आ गए। इसी तरह तुम इसको कैपिटल कर देते हो तो तुम लिस्ट को इस तरह अरेंज कर सकते हो। और बेसिकली होगा क्या कि अगर मैं OL के अंदर कोई भी चेंजिंग करूँगा तो वो पूरी लिस्ट पे अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं OL को मैं कहता हूँ कि इसका कलर ब्लू होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारी जो पूरी लिस्ट है इस वक्त वो ब्लू हो चुकी है। तो बेसिकली ये वही है कि डिव की जगह हमने OL यूज़ किया
और लिस्ट के साथ हमने मतलब पैराग्राफ की जगह हमने लिस्ट लिख दिया। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि हम इसको यहाँ पर टाइप दे सकते हैं, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो उसके हिसाब से इसको अरेंज कर देगा। तो ये थी हमारी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल नहीं है वो है टेबल्स। तुम इसको स्किप कर सकते हो, मैंने चैप्टर्स क्रिएट कर दिए, बल्कि डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो तुम इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कर लो तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है, हो सकता है तुम्हें किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए और कहीं ना कहीं या शायद ये तुम्हारे लिए हेल्प कर दे या चीज़ों को तुम्हारे लिए थोड़ा सा ईजी कर दे। तो अब हम बढ़ते हैं टेबल्स की तरफ। तो टेबल्स का भी कुछ ऐसा ही हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेबल के नेम से टैग बनाएंगे। जिस तरह बॉडी, हेड, HTML ये एक टैग्स हैं, इस तरह अगर आपने टेबल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जिस तरह बॉडी के अंदर डिव्स होती हैं, स्पैन्स होते हैं, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, तो वो सब बॉडी के अंदर आते हैं। तो इसी तरह अगर आप टेबल की कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो आप वो टेबल के टैग के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम वो देखते हैं कि कैसे नहीं कर सकते। अब अगर तुम टेबल में आओ और इसमें तुमने क्या करना है, सबसे पहले सेम लिस्ट की तरह ही करना है कि तुमने टेबल रो क्रिएट कर देनी है। बेसिकली होता क्या है कि ये अब तुम रोज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम जितनी ये TR डालते जाओगे इतनी जो हमारे पास रोज़ हैं वो क्रिएट होती जाएंगी और इसके अंदर क्या आएगा, डाटा आएगा। तो जिस तरह टेबल रो है इस तरह TR का टैग बनाओगे और इस TR के टैग के अंदर TD यानी कि टेबल डाटा। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आइटम 1 इसको मैं 3-4 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ और 2 3, चलो हम फिलहाल 3 तक ही रहते हैं। तो ये अब तुम देख सकते हो कि हमारे पास एक रो के सारे आइटम्स आ चुके हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि आइटम नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और न्यू रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी कर लेता हूँ और आइटम इसको 4, इसको आइटम 5 और इसको आइटम 6। तो अब तुम देख सकते हो नेक्स्ट पर वो जा चुका है। तो अब अगर मैं टेबल का टैग काटता हूँ यहाँ से, तुम देखो, और इसको भी काट दिया मैंने। अब मैं अगर इनको सेव करता हूँ तो तुम देख सकते हो कि सब एक ही लाइन पर आ चुके हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर तुमने टेबल की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो उसके लिए तुम्हें पहले टेबल का टैग क्रिएट करना पड़ेगा। इस टैग की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल टेबल के साइड पर पैडिंग देना चाहते हैं तो आप टेबल के ही टैग को उठाओ, पैडिंग लिखो, तो वो पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाती है। हम इसको वापस कर लेते हैं, हमारे पास ये टेबल का टैग वापस आ चुका है। अब इसके अंदर हम इसको मज़ीद ऑर्गेनाइज करते हैं। वो ये है कि जिस तरह हमारे पास ये रोज़ आ रहे हैं, इस रोज़ की कोई हेडिंग भी होगी, यानी कि जो स्पेसिफिक वो कॉलम है ना, उस कॉलम के किस टाइप का डेटा, तो उसके एक वो टाइटल होता है। तो बेसिकली हम वो भी इसके अंदर ले सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इस TD को TH में कन्वर्ट कर देंगे। तो तुम अगर यहाँ पर देखो TH और यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं प्रोडक्ट 1, इसको मैं प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ, इसको मैं प्रोडक्ट 3 कर देता हूँ। तो तुम अब देख सकते हो हमारे पास एक ऊपर हेडिंग आ गई और इस हेडिंग के अंदर किस टाइप का डेटा है वो आ जाएगा। तो अभी हम इस टेबल को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें डालेंगे। जिस तरह एक बॉडी है ना, इस तरह समझ लो कि टेबल भी एक अलग ही एंटिटी है। उसके अंदर तुम्हें टेबल के अंदर हेड बनाना पड़ेगा, टेबल के अंदर बॉडी बनानी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि हमारे स्ट्रक्चर पर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, आउटपुट हमारी ऐसी ही आएगी, लेकिन चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, थोड़ी SEO फ्रेंडली हो जाएंगी। जिससे क्या होगा कि इन केस हम गूगल पे फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ फ्रूट सर्च करते हैं तो अक्सर हमारे पास वो पूरा टेबल आ जाता है। गूगल हमें डायरेक्ट वो ऊपर होम पे शो कर देता है। वो इसी वजह से करता है क्योंकि वो इन टैग्स को पिक करता है। तो अब उसको हम अगर मज़ीद ऑर्गेनाइज करें तो हम इसको T हेड में डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को, ये जो हमने फर्स्ट पे लिखी इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टैग आ सकता है T बॉडी के नाम से, और जो बाकी हमारे पास चीज़ें थी उसको हमने T बॉडी में डाल दिया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि हमारे स्ट्रक्चर में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारा जो कोड है वो SEO फ्रेंडली हो गया। अब गूगल के लिए थोड़ा इजी हो गया पिक करना कि ये हमारे पास आइटम्स है लिस्ट की। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा कहता है कि मुझे ग्रॉसरी की आइटम की लिस्ट चाहिए, तो बेसिकली गूगल किसी भी वेबसाइट से कैसे डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है या वैसे कोई डाटा है, वो इन टैग्स के बेस पर डिटेक्ट करेगा। तो इसमें एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं कैप्शंस के नेम से। तो अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊँ तुम्हें कैप्शन, और मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, अगर तुमने यहाँ एक चीज़ नोटिस की हो तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में जा चुका है। तो बेसिकली ये टेबल की जितनी भी विड्थ होगी इसके हिसाब से वो सेंटर में आ जाएगा, और अमूमन गूगल इसी टैगलाइन को पिक करता है। तुम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लिख रहे हो तो उसके बाद अगर तुम टेबल में आ रहे हो तो ये चीज़ें तुम्हें हेल्पफुल होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी लिस्ट को थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, और मैं यहाँ पर आइटम 7, 8 और 9 भी बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर एक तुम चीज़ नोटिस करो
तो हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं उनकी विड्थ सेम है और वो प्रोडक्ट के हिसाब से स्टार्ट में है। तो इनको हम अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आइटम 4 है वो एक रो की जो है वो स्पेस ना ले, वो 2 रोज़ की स्पेस ले। बेसिकली मैं एक सेल की बात करूँ, आसान अल्फाज में मैं रो कह रहा हूँ, यानी कि एक रो के अंदर एक सेल की स्पेस ना ले, 2 सेल्स की स्पेस ले। तो उसके लिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन की नेम से, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं आइटम 4 में, और मैं यहाँ पर कॉल स्पैन लिखता हूँ और यहाँ पर हमने लिखना है कि इसने बेसिकली कितने सेल्स की स्पेस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब मैंने सेव किया तो तुमने देखा कि हमारे पास जो आइटम 4 था उसने 2 सेल्स की स्पेस को कवर किया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो हमारे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी वो एक ही को यूज़ करेगा। एक और चीज़ अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा सकूँ तो वो ये है कि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद छोटा या बड़ा करता, ये अपने मिनिमम साइज़ पर है। तो अभी हम इसको मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं, कमांड शिफ्ट एम या कंट्रोल शिफ्ट एम, या इसका एक और तरीका ये है कि राइट क्लिक करके तुम इंस्पेक्ट में आओ और ये तुम्हें मोबाइल का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इससे क्या होगा, ये आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर तुम मुख्तलिफ डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट कैसी डिवाइस में कैसी लगेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इनको उसको मैं मज़ीद छोटा करता हूँ अगर, तो ये तुम अगर देखो तो ये अपने साइज़ को चेंज कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एक बेनिफिट है टेबल का कि वो अपनी विड्थ को जो है वो लूज़ नहीं करता, ये तुम अगर देख सके। तो ये चीज़ें थी 2 इम्पोर्टेंट जो हमें टेबल में पढ़नी थी। अब हम अपने जाते हैं जी थर्ड टॉपिक की तरफ। तो हमारे थर्ड टॉपिक के लिए मैंने कुछ कोड लिख दिया है और टॉपिक का नेम है CSS सेलेक्टर्स। अगर तुम यहाँ देख ही सकते हो तो बेसिकली ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहले एक जो 2 मैं बताता हूँ आपको वो तो खैर काफ़ी यूज़ होंगे, लेकिन ये है कि बाकी जो हैं वो आप यूज़ कर लो तो आप थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करोगे। लेकिन अगर इन केस आप नहीं भी यूज़ करते तो ऐसा मसला नहीं है। सीधी बात बताऊँ तो मैं भी इतना यूज़ नहीं करता क्योंकि कभी कभी मैं खुद भी थोड़ा घूम जाता हूँ, लेकिन ना कुछ सिनेरियोज़ में ये वाकई बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन जैसे हम एडवांस लैंग्वेजेस की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा ईजी मेथड्स हैं इन चीज़ों को टैकल करने का। तो वहाँ फिर ये है कि आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको अभी तक सिर्फ HTML CSS ही आती है, तो और आप अगर फ्रीलांस करते हैं तो वहाँ पर आपको ये डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो इनको कहते हैं CSS सेलेक्टर्स। अभी देखते हैं इनका क्या काम है। जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर मैं कोई भी इधर की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूँ तो जिस तरह हमारे पास ये H1 टैग है, ये हमारे पास इस वक्त P टैग है, और ये हमारे पास H2 टैग है, और उसके बाद हमारे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ आइटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो असल में होता क्या है कि अगर हम CSS में आएँ और अगर हम एक चीज़ देखें, तो अगर मैं H1 लिख के यहाँ लिखता हूँ रेड, तो बेसिकली इसका कलर चेंज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे H2 करता हूँ, कलर चेंज हो गया। और इन सब चीज़ों को ना मैंने एक मेन नाम के टैग में डाला हुआ है। तो बेसिकली इस टैग का कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन ये है कि SEO फ्रेंडली है कि अगर मेन कंटेंट हमारा इस वक्त यहाँ मौजूद है, अगर तुम नहीं भी यूज़ करोगे, डिप यूज़ कर लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये मैंने मेन टैग यूज़ किया, उससे क्या होता है कि पूरी मेन के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सब सिलेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें तो तुम्हें पहले पता है। और इसी तरह सेम है ID के साथ। मैंने एक माई ID के नेम से बनाया हुआ है, तो माई ID जो है वो इस चीज़ को सेलेक्ट कर रही है तो वो चेंज हो गया। ये चीज़ें तो तुम्हें पता है। तो इसमें हम नया क्या है, तो अब हम नया ये चीज़ करेंगे कि हम CSS सेलेक्टर्स ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास H1 है इस वक्त वो ही है CSS ट्यूटोरियल्स। अगर मैं चाह रहा हूँ, एक मिनट को मैं इस बॉक्स को ख़त्म कर दूँ, ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास फ़िलहाल ये सिलेक्ट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया टैग बनाता हूँ और इसके साथ सिलेक्टेड डाल देता हूँ। अब बेसिकली इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि अगर हम माउस को इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे हॉवर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं हॉवर लिखूँगा और अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल येलो कर देता हूँ। तो अब होगा क्या कि जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये तुम देख रहे हो। तो बेसिकली होगा क्या कि होवर के अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो तब यूज़ होंगी जब माउस उस चीज़ के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं साथ इसका अपना कलर भी चेंज कर देता हूँ, या हम एक और काम करते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका ऑपोजिट कर देते हैं, ब्लैक, और इसका कलर जो है हम रेड कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये है हमारे पास। तो जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ये इसका ऑपोजिट हो रहा है।
तो इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह हम ट्रांसफॉर्म में आते हैं, ट्रांसफॉर्म की अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इसमें हमने स्केल लिखा 1.2, तो ये चीज़ देख रहे हो वो थोड़ा सा जूम इन हो रहा है। तो मतलब इस तरह तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुमने ये वाली एनिमेशन तुमने अक्सर देखी होगी, अक्सर तुम बॉक्सेस के ऊपर माउस लेकर जाते हो, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो बेसिकली इस तरह बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें W3 स्कूल्स पर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ट्रांसफॉर्म अगर ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई और तुमने फर्स्ट टाइम देखी, तो एक दफ़ा वो ना HTML या W3 की जो वेबसाइट है उसको एक दफ़ा ना स्टेप बाय स्टेप जो वहाँ पर साइड पे आ रहे हैं ना हेडिंग्स जो भी आ रही हैं, इसको एक दफ़ा बारी बारी जो है वो सब देख लो। ठीक है, तो ये तुम्हें ना कभी कुछ ना कुछ हेल्पफुल रह जाएगा। वरना जो चीज़ें तुम्हें ना समझ लगे वो तुम सिंपली ChatGPT या गूगल भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक और CSS सेलेक्टर है। अब हम थोड़े से एडवांस की तरफ जाएंगे और ये ऐसा जितने यूज़ नहीं होते, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको यूज़ करने वाले हैं। तो इनमें जो सबसे पहला टैग है वो आएगा हमारे पास ग्रेटर देन का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ UL ग्रेटर देन LI, ये देखो तुम्हारी वो सारी लिस्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसको हम फिलहाल इसको काट देते हैं और इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर तुम एक बात नोटिस करो तो मैंने ग्रेटर देन यूज़ किया और उससे क्या हुआ कि ये सारा इसका बैकग्राउंड येलो हो गया। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यार अगर मैं तो वो तो सिंपल UL भी कर देता, ये तो तभी अप्लाई हो रहा है, तो मैं ग्रेटर देन ही क्यों लिखूँ। शायद अब तुम सोच रहे हो कि फिर इनमें डिफरेंस क्या रहा। तो असल में है ये कि इस साइन का मतलब ये है कि तमाम लिस्ट आइटम्स जो कि UL के बाद आते हैं, यानी कि UL के एग्जैक्ट बाद जो भी लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करें। और हमारे सिनेरियो में क्योंकि है ही ये कि UL के डायरेक्ट बाद लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं तो उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो तमाम सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट के दरमियान कोई भी एक और पेरेंट टैग आ गया ना, इसकी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मेन के बाद जितने भी P टैग्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन के बाद लिख दूँगा P। अब तुमने देखा ये CSS सेलेक्टर वाली हेडिंग सेलेक्ट होगी, लेकिन अगर मैं एक और P टैग क्रिएट करता हूँ तो दिस इज़ न्यू P, तो तुमने देखा ये भी सिलेक्ट हो चुका है। यानी कि मेन के बाद जितने भी P's आएंगे वो सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं इस P को 1 लेवल और डाउन कर देता हूँ, अब क्या हुआ कि मेन के बाद UL आ रहा है, UL के बाद P आ रहा है, तो अभी इस P को सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो सिर्फ क्या हुआ कि हमने सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को चूज़ किया। तो ये हो सकता है कि अगर तुम फॉर एग्जांपल कोई ग्रिड डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब मल्टीपल इमेजेस हैं, कुछ को तुम बड़ा रखना चाह रहे हो, जिस तरह तुम्हारे पास पिंटरेस्ट में होता है कि कुछ वो बॉक्सेस बड़े आ रहे हैं, कुछ छोटे आ रहे हैं, तो वो चीज़ बेसिकली तुम इससे कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड हमारे पास जो CSS सेलेक्टर है वो है सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट या सेलेक्ट बाय प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि अब तुम देखो, अगर हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स हैं इसमें ये A टैग आ गया, A टैग के अंदर हमारे पास href है। हम चाह रहे हैं कि हमारे पेज में जितने भी लिंक्स हैं उनको साथ हम कुछ कर सकें। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट करूँगा और ये href कर दिया। अब ये सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट हो रहा है। अब तुम देखो हमारे पास ये A की लिंक था और ये येलो हो चुका है। अच्छा, अब तुम इसको ना मज़ीद स्पेसिफिक कर सकते हो। अब जो हमारे पास ये लिंक है ये है href, आगे है www.example.com, तो तुम इसको मज़ीद स्पेसिफिक भी कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, href इज इक्वल टू, अब तुम यहाँ लिख दो www.example.com। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि ये देखो टैग येलो है। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसका ई कार्ड देता हूँ तो अब देखो हमारा टैग येलो नहीं है, क्योंकि हमारा जो लिंक था वो example.com था और यहाँ पर मैंने क्योंकि वो गलत लिंक लिखा तो उसने उस चीज़ को पिक नहीं किया। अब मैंने इसको ठीक कर दिया तो उसने इस चीज़ को पिक कर दिया। तो ये चीज़ भी हमारे लिए बेनिफिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट में से तमाम उन टैग्स को कलर करना चाहते हैं जिनका ताल्लुक दराज से, तो वो दराज के लिंक्स का अलग कलर हो जाएगा। जिनका ताल्लुक अमेज़ॉन से है वो अलग हो जाएंगे, जिनका ताल्लुक गूगल से है वो अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अगर तुम पूरा लिंक नहीं लिखना चाहते और तुम चाहते हो फॉर एग्जांपल तुम ऐसी वेबसाइट चाहते हो जिनके स्टार्ट में www आता है और कुछ वेबसाइट्स ऐसी जिनके स्टार्ट में ये नहीं आता, उनको अलग करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल हमने इसको सिंपली यहाँ तक करना है और इज इक्वल टू के साथ हमने स्टेरिक का साइन डाल देना है।
ठीक है। अब ये सारी वो लिंक सेलेक्ट करेगा जिनका स्टार्ट www से हो रहा है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं h लिख देता हूँ तो अब इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमारे लिंक का स्टार्ट www से हो रहा था। लेकिन एक और बात ये कि सिर्फ ये स्टार्ट के साथ काम नहीं करता, या ये पूरे बेसिकली उस चीज़ को मैच करता है। जैसे कि अगर मैं www की जगह सिर्फ example.com लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल, तो ये तब भी उसको पिक कर लेगा। देखो उसने इसको तब भी पिक कर लिया। बेसिकली क्या है कि ये उस पूरे चीज़ के अंदर सर्च करता है और उसको अगर ज़्यादा एग्जैक्ट चीज़ें मिल रही हों तो वो उनको पिक कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक CSS सेलेक्टर्स के नाम से मैं तुम्हें एक PDF शेयर कर दूंगा। इसके अंदर ये तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें जो हैं वो CSS सेलेक्टर से रिलेटेड मिलने वाली हैं। तो ये तुम सब देख सकते हो, इसमें ID, क्लास सब का लिखा हुआ है और ये बहुत ईजी है। इसमें ना तुम एक दफ़ा देख लोगे इन चीज़ों को तो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और नया दिखा सकूँ, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर ये फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है, अब हमें नहीं पता ये क्या था। अगर तुम इस एग्जांपल को देखो तो इसमें इसने क्या किया कि 3 B टैग्स क्रिएट किए हैं, उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड पर कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर दी और वो देखो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड की है, जबकि हमने तमाम B टैग्स पर की थी। ये देखो, ठीक है, उस B टैग्स में फर्स्ट पे। मैं इसको तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब अगर हम इसको दोबारा से शॉर्टर कर लूँगा। अब अगर तुम देखो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसके अंदर बहुत से लिस्ट आइटम्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे लास्ट वाला जो आइटम है, ये बल्कि जो हमारा फर्स्ट वाला आइटम है, सिर्फ ये चेंज हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्लियर किया। अब तुमने देखा हमारा ये है। अब हम आएंगे जी हमारे लिस्ट आइटम्स के अंदर UL, उसी तरह हम करेंगे लिस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डबल डॉट आगे हम लिख देंगे फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, और इसके अंदर हम BCC येलो। अब तुमने देखा इसे सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को पिक किया। सेम इसी तरह तुम लास्ट कर सकते हो, लास्ट चाइल्ड, ठीक है, तो इसने सिर्फ लास्ट वाले को सिलेक्ट किया। इसी तरह इसमें तुम ऑड को सिलेक्ट कर सकते हो, इवन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो तुम अगर हम इस PDF में आके देखते हैं और ये देखो, ये लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, nth लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, ये तुम एक दफ़ा अगर इन फिगर्स को देखोगे तो तुम्हें बड़ी इजीली समझ आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी तुम्हें दे दूंगा। अब अगर मैं तुम्हें एक और करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल nth चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड आ गया और इसमें अब हम चाइल्ड का नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल चाइल्ड नंबर 2, ठीक है, तो ये चाइल्ड नंबर 2 सेलेक्ट हो गया। चाइल्ड नंबर 3 तो 3 सेलेक्ट हो गया। इसी तरह तुम इसको लास्ट से भी कर सकते हो, nth लास्ट चाइल्ड कर लो, nth लास्ट चाइल्ड। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ गिनेगा, तो या तुम 2 करो, सॉरी ऑलरेडी 2 3 करो, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आप सेलेक्ट करें। तो बेसिकली यही कुछ मोस्ट कॉमन CSS सेलेक्टर्स हैं। बहुत सारे और हैं, वो तुम्हें PDF की लिंक में मिल जाएंगी, तो तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है CSS एनिमेशंस। इसको यूज़ करते हुए आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि हर एनिमेशन हर ब्राउज़र नहीं चला सकता। हम कुछ कॉमन और मोस्ट यूज एनिमेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ और उसके ऊपर हम एक एनिमेशन अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो डॉट बॉक्स लिखूँगा, इसको मैं एंटर करूँगा, ये हमारे पास एक बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे। इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ और विड्थ 500, हाइट भी 500। इन्हें 3 4 5 प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई कर दी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको इस एनिमेशन का एक नाम देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बॉक्स एनिमेशन, सॉरी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एनिमेशन नेम। तो यहाँ पर हम इस एनिमेशन को कोई भी जो है वो नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एनिमेशन चेंज कलर करने पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इस एनिमेशन का नाम चेंज कलर ही लिख देता हूँ। अब हुआ क्या है कि इस बॉक्स के ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई होने वाली है। पहले हमने उस एनिमेशन का नाम दिया, अब हम उस एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। तो हम एनिमेशन की स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं की फ्रेम्स, तो उसके बाद @ हम लिखेंगे, आगे हम लिख देंगे की फ्रेम्स, ठीक है। ये बेसिकली एनिमेशन को उसमें ऑन करने का तरीका है। अब हमने अप्लाई करने किस पे, तो जो हमने अपने एनिमेशन का नेम लिखा है हम उसको लिख देंगे चेंज कलर, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज आती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्रॉम और टू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम रेड से ब्लू में जाना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम रेड टू ब्लू, फ्रॉम मैं यहाँ पर करूँ और इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर आप किसी किस्म की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आप साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो विद टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो सब प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रॉम और टू के अंदर बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं येलो कर देता हूँ, तो मैं डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने एनिमेशन को अपने क्रिएट तो किया, लेकिन इस एनिमेशन को हमने टाइम भी देना है कि एनिमेशन कितने टाइम के लिए रन होगा। तो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन ड्यूरेशन के नेम से, फॉर एग्जांपल उसको हम यहाँ पर 4 सेकंड्स कर देते हैं। अब 4 सेकंड बाद क्या होगा, आपने जैसे कि देखा हमारा कलर चेंज हो चुका है। और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये तुमने देखा हमारे पास जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसमें तुम और क्या कर सकते हो, तो फ्रॉम और टू के अलावा तुम ऐसे करो कि यहाँ पर परसेंटेज दे दो, यानी कि जो हमारा टोटल टाइम है जो कि 4 सेकंड है, जब इसका 10% टाइम गुजरे तो क्या कलर होना चाहिए, 20% टाइम गुजरे क्या कलर होना चाहिए, मतलब वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम एक थोड़ा सा यहाँ पर एलजीबीटी के लोगो बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके वो वाले कलर यूज करेंगे रेनबो वाले, तो देखते हैं कि क्या बनता है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको मैंने पहले ही लिख लिया था, मैं सिंपली यहाँ पर परसेंटेज यूज़ करूँगा। ये जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैंने लिखा 0% पर क्या कलर होना चाहिए, तो इसको अगर हम थोड़ा सा करके चलो इस तरह करते हैं ताकि थोड़ा हमें नज़र तो आए। अब क्या होगा कि हर इतने परसेंटेज के बाद इसके अंदर ये वाली चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। तो हम देख लेते हैं क्या चेंजेस अप्लाई हो रही हैं, जैसे कि तुमने देखा, ठीक है। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि ये कलर्स जब शो हो गए उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ से हम कैसे सेफ रह सकते हैं, तो इसके पास हमारे पास तो इसके लिए हमारे पास एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। अब तुम यहाँ पर उसको अगर 10 लिख दोगे तो ये एनिमेशन 10 टाइम्स रन होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 कर देता हूँ और मैं इसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड कर देता हूँ, तो देखते हैं ये देखो 2 दफ़ा एनिमेशन रन हुई और बस। तो इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन्फिनिट कर सकते हो। अब क्या होगा, ये एनिमेशन जो है वो स्पीड से चलती रहेगी। तो बेसिकली इस तरह तुम CSS के थ्रू एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ एनिमेशन ऐसी हैं जो कुछ ब्राउज़र पर सपोर्ट नहीं करती। CSS की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हमें ब्राउज़र सपोर्ट के हिसाब से देखनी पड़ती हैं, लेकिन वो ऐसे इतना भी इशू नहीं है। लेकिन वो कुछ ना कुछ इशू आ जाता है जब हम CSS में एनिमेशन के साथ काम करते हैं। तो वो तुम कैसे चेक कर सकते हो, तुम अपने ब्राउज़र पर आओ और यहाँ पर CSS ब्राउज़र सपोर्ट अगर तुम सर्च करोगे तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी कंटेंट जो है वो W3 स्कूल पर ही अवेलेबल है। इसमें ये देखो ये प्रॉपर्टी आ रही है और ये किस ब्राउज़र पर कितना चलती है, यानी कि कितना स्कोर करती है वो आ रहा है, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, देखो ना बहुत सी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्रोम पे सिर्फ 1 पे जा रही हैं, और ये देखो, तो ये तुम्हें एक पूरा चार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी चीज़ों की इतनी टेंशन मत लो, लेकिन जब तुम एनिमेशन के साथ काम कर रहे हो तो तब तुम थोड़ा सा स्टेबल को देख लेना, तो तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। और कभी ऐसा हो कि तुम जब कोई पेज बनाओ और तुम देखो यार मेरे पास तो एनिमेशन सही काम कर रही है, तो वो मेरे मोबाइल पर सही काम नहीं कर रही, या किसी और बंदे को तुमने सेंड किया और उसका ब्राउज़र और था, वो क्यों नहीं काम कर रही, तो तुमने जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की होंगी वो तुम यहाँ पर बारी बारी आकर देखो और उसके बाद देखो कि कौन सी प्रॉपर्टी इशू कर रही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए 2-3 चीट शीट्स भी निकाली हैं जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उसमें एक चीट शीट तुम्हारे पास ये वाली है, ये है overapi.com/css। ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसमें तुम्हें बहुत सी चीट शीट्स मिल जाती हैं हर लैंग्वेज के लिहाज से। तो तुम जो भी लैंग्वेज कर रहे हो उसकी यहाँ पर तुम्हें एक चीट शीट मिल जाएगी। अगर तुम यहाँ CSS में हो तो यहाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हें हर प्रॉपर्टी का आगे मज़ीद जो है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देख सकते हो। जिस तरह अगर तुम बॉर्डर या आउटलाइन के साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें ये सब प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। इनमें से जिस भी प्रॉपर्टी की तुम डिटेल चाह रहे हो तुम सिंपली उस पर क्लिक करो और ये तुम्हें एक न्यू टैब में ले जाएगा और वहाँ पर इसकी क्लियर एग्जांपल्स मौजूद होंगी। इसके अलावा CSS सेलेक्टर्स की ये PDF है, ये पहले भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। इसके अलावा CSS में एक और चीज़ यूज़ होती है, अब हम बॉक्सेस पढ़ ही रहे हैं तो उसमें एक चीज़ होती है शेडो बॉक्स। तो तुम W3 स्कूल की वेबसाइट पर यूँ CSS शेडो में अगर बॉक्स शेडो में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएंगी। तो लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आके ये शेडो दे रहा हूँ और ये देखो साइड पर एक शेडो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली ये इसमें टॉप राइट बॉटम और उसके बाद कलर, ठीक। तुम्हें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक वेबसाइट है CSS न्यूफॉर्मिज्म, ऐसा ही कुछ वो लफ्ज़ होता है, न्यूमॉर, एक तो मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती, क्या थे यार, ये जो भी है। बहरहाल इसका मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा, तो तुम यहाँ पर शेडो जो है उसको ईजिली क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने बॉक्स क्रिएट किया, ये देखो इसको मैंने राउंड कर दिया, इसका मैंने ये डिस्टेंस में इंक्रीज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कलर मैं इसको कोई भी यहाँ पर आके रेड वगैरह कुछ भी दे देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर हो रहा है बेसिकली, और
ये थोड़े से शेडो स्टाइल्स हैं, किस तरह तुम शेडो देना चाह रहे हो, ये सब कुछ जो है वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली तुमने इसको क्या करना है कि यहाँ पर कॉपी करना है और हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये तुम्हारा जो बॉक्स है वो तैयार है। ठीक है, तो ये बेसिकली शेडो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह तुम CSS में शेडोज क्रिएट कर सकते हो। अभी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, CSS पोजीशंस, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ख़ासतौर पर हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं वो इस कोर्स में तो नहीं डाल रहा, लेकिन इसके बाद वो वीडियोस लाजमी देख लेना। मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, अगर तुम इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो वो वहाँ से देख लेना। बाकी एचटीएमएल से इतनी ही थी। अब हम प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। एक हम एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। बाकी यार बहुत रूटीन टफ होती है, मैं क्योंकि रिमोट जॉब भी करता हूँ, तो अभी भी मैं 4-5 दिन के बाद अब मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का, और इस वीडियो को भी मैंने 3 दिनों में कंप्लीट किया। तो बस यार दुआओं में याद रखना, सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ये जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ दूँ और मैं फुल टाइम जो है वो कंटेंट बना सकूँ। और कोई भी कमी पेशी हो या फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Footman's here to make it right.